Hello friends, this is SP. Welcome to Adhika Manch. We are present here with a new session that is Maths Pedagogy. ओके फ्रेंड्स, तो मैथ पेडागोजी के एक सेशन हम कर चुके हैं, यानी मैथ पेडागोजी पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम कुछ यानी पार्ट 1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ पेडागोजी के वो डिस्कस किए थे। आज हम और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 रहेगा। ओके, तो शुरू करते हैं सीरीज़। ये रहा आज के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, हमने हम बात करते हैं कि विद्यालय में गणित शिक्षण का जो संकीर्ण उद्देश्य है, ठीक है। तो संकीर्ण उद्देश्य के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है मैथमेटिक्स का, यानी कि रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं से शिक्षा, या फिर संख्यात्मक कौशलों का विकास, या फिर बीजगणित पढ़ाना, या फिर परिकलन व मापन पढ़ाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो संकीर्ण उद्देश्य की बात करते हैं विद्यालय में मैथमेटिक्स पढ़ाना, ये एनसीएफ 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 कहता है, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहता है कि मैथमेटिक्स का विद्यालय में जो संकीर्ण उद्देश्य है वो क्या है। तो ये रहेगा बी ऑप्शन, संख्यात्मक कौशलों का विकास, संख्यात्मक कौशलों का विकास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आज के लिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। जब भी हम प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, गणित पढ़ाते हैं और उसमें यानी गणित में भी संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्रा आदि के मापन आदि का जो शिक्षण करते हैं, तो वो किस तरह से रहेगा, यानी कि ए ऑप्शन गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो वो गणित शिक्षण के यानी कि संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, ठीक है। ए ऑप्शन ये कहता है। यदि हम बी की बात करें, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, जो गणित के उच्च उद्देश्य हैं उनको पूरा करता है। या फिर सी ऑप्शन की बात करें तो बच्चों के चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, या फिर बच्चे के चिंतन प्रक्रिया के जो गणित उद्देश्य हैं उनको पूरा करता है। या फिर डी ऑप्शन की यदि हम बात करते हैं तो महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, तो गणित का जो उद्देश्य उनको पूरा करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं आदि का मापन शिक्षण में, तो गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसी तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मात्रा, संक्रिया आदि का जो मापन है उस गणित शिक्षण में वो गणित के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करेगा। जो गणित का प्रॉपर उद्देश्य है उच्च स्तर, उसको पूरा नहीं करेगा। संकीर्ण उद्देश्य यानी कि एक छोटे से उद्देश्य को ही सिर्फ पूरा कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आज के लिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षक कक्षा 3rd में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। तो एक टीचर है, वो कक्षा 3rd यानी कक्षा 3 में जाता है और वो कुछ कार्ड, ठीक है, कुछ कार्ड उनको प्रोवाइड करता है और कहता है, यानी कि इस तरह के ये जो दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं 1 2 यानी कि 1 2 3 4 4 तरह के कार्ड हैं। इस तरह से प्रोवाइड करता है 5 और 6, ठीक है। 6 तरह के जो कार्ड हैं, 6 के बाद 7 8 यानी कि 8 तरह के कार्ड हैं, उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक बार फ्रेंड्स दोबारा से देख लीजिए कि इस तरह के कुछ कार्ड्स हैं, ठीक, वो प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को। इस लेख का उद्देश्य है, तो कुल मिला के इन कार्डों के थ्रू वो क्या कराना चाह रहा है, यानी कि कक्षा के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना। वो कक्षा के जो वातावरण है उसको आनंददायक बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद कर रहा है, ठीक है। या फिर हम बात करें सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन कहता है यानी कि आँख हाथ के समन्वय को बढ़ाना, या फिर समानता और सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करना। तो वो किस तरह से, यानी कि कुल मिला के करने की कोशिश कर रहा है एक टीचर। डी ऑप्शन कहता है कि समानता और सर्वांग समता की अवधारणा को विकसित करना, ठीक है। सी ऑप्शन कहता है आँख हाथ के समन्वय को बढ़ाना, या फिर बी ऑप्शन कहता है विभिन्न
विन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि दिस वन इज करेक्ट। विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृति, तो फिर उन कार्डों के मैच के थ्रू एक टीचर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि विभिन्न आकृतियों की पहचान कर पाएँ बच्चे, और ठीक है, और उनको इस तरह की हेल्प मिल पाए को समान आकृतियों को किस तरह से पहचान पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिस वन क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखागणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स यानी मैथमेटिक्स, जब भी हम गणित की बात करते हैं तो गणित कई तरह, जैसे गणित में कई तरीके से पढ़ाया जाता है। बीजगणित हो गया, अंक गणित हो गया, रेखागणित। तो रेखागणित की जब भी हम बात करें तो यानी प्राथमिक स्तर पर जो रेखागणित का अध्ययन कराया जाता है उसका कौन सा भाग पढ़ाया जाता है, यानी औपचारिक रेखागणित या अनौपचारिक रेखागणित, औपचारिक रेखागणित, अनौपचारिक रेखागणित, या फिर हम बात करें ए और बी दोनों, यानी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, या फिर डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्राइमरी लेवल के जब भी हम बात करते हैं और रेखागणित, यानी कि रेखागणित जो पढ़ाया जाता है वो औपचारिक रेखागणित पढ़ाया जाता है, अनौपचारिक भी पढ़ाया जाता है। तो कुल मिला के इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स नहीं, सी ऑप्शन ना होके हाँ, रेखागणित का अध्ययन कराया जाता है। ये प्राइमरी लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि अनौपचारिक रेखागणित। अनौपचारिक रेखागणित प्राइमरी लेवल पर पढ़ाया जाता है रेखागणित में। औपचारिक रेखागणित नेक्स्ट 5th 4th 6th 7th आदि क्लासेस में बच्चा जाएगा तो वहाँ पे बच्चा रेखागणित अलग तरीके से, यानी रेखागणित के अलग चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। तो कुल मिला के प्राइमरी लेवल की जब हम बात करते हैं तो एक ही मैथमेटिक्स, एक ही गणित की किताब में रेखागणित के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं, जैसे हम अनौपचारिक रेखागणित के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित के द्वारा बढ़ा सकता है। तो एक टीचर चाहता है कि बच्चे गणना करने में डेवलप हो पाएँ, यानी गणना करने की शक्ति उनमें डेवलप हो पाए, तो वो क्या करना चाहेगा, संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफ़ी अभ्यास करवाना, यानी कि वो संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफ़ी अभ्यास कराए, ठीक है, या फिर शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करें, या फिर केवल एल्गोरिदम का प्रयोग करें, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यानी कि इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, तो बच्चों में यानी कि गणना से संबंधित जो शक्ति बढ़ सकती है वो बढ़ेगी, यानी कि कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का प्रयोग करें जिसमें बच्चे खुद एक्टिव रह पाएँ। तो इस तरह से उनकी जो क्रियाशीलता है, बच्चे एक्टिव रहेंगे और जो गणना संबंधी उनके जो इंटरेस्ट है वो बढ़ पाएगा और उनकी जो एबिलिटी है वो भी बढ़ पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि 5th का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। महत्वाकांक्षी का जो मतलब है वो क्या है, यानी किसकी उपलब्धि है। तो फ्रेंड्स आप यानी कि एनसीएफ 2005 की जब भी हम बात करते हैं तो एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो 2005 में एनसीएफ आया था, एनसीएफ लागू हुआ था। एनसीएफ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। कुल मिला के एनसीएफ के द्वारा ही किस तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए स्टूडेंट्स के लिए, ये तय करता है एनसीएफ 2005। इसलिए पेडागोजी में एनसीएफ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए जो क्वेश्चन है एनसीएफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन एनसीएफ 2005 से सिलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि तो महत्वाकांक्षी से तात्पर्य किसकी उपलब्धि है, तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, यानी कि गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, ठीक है, या फिर हम बात करें यानी गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, या फिर गणित के अनुप्रयोग की, या फिर गणित के उच्च उद्देश्यों यानी लक्ष्यों की। तो फ्रेंड्स यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार महत्वाकांक्षी का जो उपलब्धि, महत्वाकांक्षी का जो मतलब है, महत्वाकांक्षी का मतलब है यानी कि गणित के उच्च उद्देश्यों की पूर्ति, यानी कि गणित के उच्च उद्देश्यों
को महत्वाकांक्षी समाहित किए हुए हैं। तो फिर फ्रेंड्स गणित के जो उच्च उद्देश्यों की उपलब्धि का जो संबंध है वो महत्वाकांक्षी से है, यानी कि एनसीएफ इस तरह से मानता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नहीं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति, यानी कि गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। एनसीएफ 2005 ऐसा कहती है कि गणित की लंबी आकृति किस ओर संकेत करती है, यानी चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। ठीक है, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन, या फिर हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, या डी ऑप्शन एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन है डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी भी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। ठीक है, एक टीचर गया और उसने ब्लैक बोर्ड पर कुछ नंबर्स लिखे, कुछ संख्याएँ लिखी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे कुछ संख्या लिखी हुई हैं। ठीक है, तो उनको पढ़ने के लिए कहता है। उसके बाद उन्हें इस प्रकार पढ़ा। स्टूडेंट्स इस तरह से पढ़ते हैं कि 30 6, 40 8, 408, ठीक है, 40 10। पढ़ने में त्रुटि का कारण है क्योंकि बच्चे प्रत्येक संख्या को गलत तरीके से पढ़ते हैं। पहले को वो यानी कि 30 6 पढ़ते हैं, दूसरे को 40 6 पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं यानी 408 पढ़ते हैं, और लास्ट वाले को पढ़ते हैं 40 10। तो इस तरह बच्चे त्रुटि कर रहे हैं, बच्चे एरर कर रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, बच्चे क्यों त्रुटि कर रहे हैं? ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ यानी कष्टदायक लगती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से यानी कि इस ऑप्शन का क्वेश्चन से बिल्कुल भी तालमेल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हट जाता है। ठीक, यदि हम बात करें नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। ठीक है, तो उसका उपयोग नहीं जानता। कुल मिलाकर ये बात करें कि स्थानीय मान प्लेस वैल्यू को स्टूडेंट अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहा था, ये भी ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि छात्र को की ही हम कमी निकाल के उसे ये कह दें कि जो कोई एक स्टूडेंट है वो गणित नहीं पढ़ सकता, गणित किसी भी संकल्पना को नहीं सीख सकता। तो ऑप्शन नंबर सी भी हट जाता है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो कुल मिलाकर डी ऑप्शन की जब भी हम बात करते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि छात्र को प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान की जो संकल्पना है, स्थानीय मान को वो अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहा, सिर्फ उसने 2 डिजिट नंबर की पहचान करनी आती है, इसलिए वो यानी 304 की संख्या को यानी 30 4 पढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कक्षा 3 यानी कक्षा 3 की एक समस्या है, उसमें किस गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? यानी कि एक दूध वाला 10 दिन में, एक दूध वाला है जो 10 दिन में यानी कि 1410 लीटर दूध बेचता है। ठीक है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? तो वह एक दिन में कितना लीटर दूध बेचता है। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं करना, सिर्फ किस संकल्पना, कौन सी संकल्पना के जरिए या कौन सी संकल्पना के थ्रू, किस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, उस संकल्पना को हमें बताना है। उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है? तो फ्रेंड्स यानी कि हम बात करते हैं यहाँ पे CDP की बात करते हैं, तो यानी डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट में हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी को बहुत बेहतर तरीके से कर पाया। ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी कि जो एजुकेशन से संबंधित उसके उद्देश्य उनको 3 तरीके से डिवाइड किया है, यानी 3 पक्षों में, जिसमें यदि हम बात करें तो एक हो गया यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साइकोमोटर से समझना होगा, यानी कॉग्निटिव संज्ञानात्मक पक्ष की यहाँ पे बात करते हैं, यानी कि ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र। ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में भी किस दक्षता की ओर ये जो
क्वेश्चन है, यानी संकेत करता है। हम बात करें संश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण की बात करें या फिर ज्ञान की बात करें या फिर बोधन या फिर विश्लेषण। तो फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चन विलोम के किस संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता के बारे में बात हो रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम बात करते हैं यानी संश्लेषण, ज्ञान या फिर विश्लेषण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विश्लेषण की बात हो रही है, क्योंकि बच्चे के समक्ष कुछ एक मिल्कमैन है 10 दिन में इतना दूध बांटता है, तो एक दिन में कितना दूध बांटेगा कुल मिला के, इस तरह से क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जो विलोम ने संज्ञानात्मक पक्ष की बात की है, संज्ञानात्मक पक्ष में भी, संज्ञानात्मक क्षेत्र में भी उसने कई तरह की बात की है। जिसमें संश्लेषण हो गया, 6 तरीके के यानी डोमेन बताए हैं, जिसमें संश्लेषण हो गया, बोधन हो गया, ज्ञान अंडरस्टैंडिंग सबसे पहला होगा। तो कुल मिलाकर उसमें विश्लेषण की बात कर रहा है, क्योंकि विश्लेषण करने के बाद ही स्टूडेंट्स पता कर पाएगा कि जो एक मिल्कमैन है वो 10 दिन में कितने दूध को बेच पाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि विश्लेषण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 पर बल देती है। तो एनसीएफ 2005 किस चीज़ पर बल देती है, इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं, यानी गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। जो गणित है वो चयनित जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको ही पढ़ाया जाएगा, या फिर गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। गणित में सफल होना प्रत्येक बच्चे के लिए ज़रूरी है, चाहे उसका इंटरेस्ट हो या ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं, तो शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, या फिर डी ऑप्शन निम्नलिखित उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। तो फ्रेंड्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 रिक्त स्थान पर बल देती है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा गणित के संबंध में जो बल देती है वो बल देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। तो गणित में सफल होना प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, गणित में भी सफल होना चाहिए, तभी उसकी तार्किक क्षमता, ठीक है, या चिंतन आदि का पता चल पाएगा, क्योंकि और सब्जेक्ट्स में भी बच्चा अच्छी तरह से कुल मिला के बेहतर कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दैट वन इज क्वेश्चन नंबर 11। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यानी कि एक टीचर है, वो स्टूडेंट से कहता है कि दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग, दैनिक जीवन में अपने रियल लाइफ में गणित का किस तरह से हम प्रैक्टिकली गणित को यूज कर सकते हैं, उसके संबंध में एक पत्रिका तैयार करने के लिए कहता है। और वो किस चीज़ के लिए बढ़ावा दे रहा है, एक टीचर स्टूडेंट्स को, यह गतिविधि है, किस तरह की गतिविधि है। तो कुल मिला के यानी कि गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, ऑप्शन ए कहता है। ठीक है, बी की तरफ चलते हैं। बी कहता है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, या फिर अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, या फिर डी ऑप्शन गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो फ्रेंड्स यानी कि गणितीय समझ में की सहायता करना ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। यदि हम बात करें सी ऑप्शन की तो ये भी हट जाता है, यानी कि अपने ज्ञान और समझ को साझा करने में शिक्षार्थियों के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसके लिए जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने, ठीक है, अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। तो बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा वो ए है, तो इसीलिए ए को हम करेक्ट मानेंगे। तो टीचर ये चाहता है कि वो गणितीय संकल्पना को समझें और उनके अनुप्रयोग में संबंध बिठाने के लिए, ठीक है, उनका किस तरह से अनुप्रयोग करना है, तो अपने ज्ञान और विचारों के साथ वो उनमें संबंध स्थापित करें। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से सहायता मिल पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह स्पेस पर केंद्रित है। तो एनसीएफ 2005 है वो अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम, यानी कि
स्ट्रक्चरलिज्म पर जोर देती है, यानी एनसीएफ 2005 स्ट्रक्चरलिज्म पर जोर देती है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन केंद्रित है, यानी कि शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, ठीक है, या फिर परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना, या फिर नियमित गृह कार्य जमा कर आने पर बल देते हैं, या फिर गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। तो फ्रेंड्स, गणितीय गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, तो स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर जितने भी गणितीय कोई भी गतिविधि होती है गणित से संबंधित या किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, तो एनसीएफ 2005 इस तरह से मानता है कि प्रत्येक स्टूडेंट्स के जो भागीदारी है, सक्रिय भागीदारी रहनी चाहिए, एक्टिवनेस होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तभी किसी भी गतिविधि के माध्यम से गणितीय संक्रिया, गणितीय संरचना, या फिर हम बात करें गणितीय संकल्पना, कॉन्सेप्ट आदि को सीख पाएँ। और इसी तरह से जो यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच है वो उस चीज़ पर बल देता है, यानी कि संरचनावादी उपागम इस चीज़ पर बल देती है और रचनावादी उपागम भी इस चीज़ पर बल देते हैं, यानी कि दोनों एक ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है डी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 की जब भी हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, यानी कि एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। एक स्टूडेंट के सामने एक गिलास भर के दे दिया गया पानी, तो वो मानता है कि जो पानी है इस गिलास का आयतन है, ठीक है। तो छात्र को स्पष्ट नहीं, तो छात्र को यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या चीज़ स्पष्ट नहीं है, यानी आयतन की अवधारणा। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि स्टूडेंट्स को आयतन की अवधारणा का पता नहीं है, आयतन की माप का पता नहीं है, या फिर आयतन का सूत्र का पता नहीं है, या फिर आयतन की इकाई का पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि बच्चे को आयतन की इकाई का पता नहीं है, क्योंकि वो पानी को उसका आयतन मान रहा है, इसलिए बच्चे को आयतन की यानी कि यूनिट का पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन आज के लिए इस सीरीज का, मैथमेटिक्स पेडागोजी या मैथ पेडागोजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। एनसीएफ 2005 बल देता है। तो फ्रेंड्स, एनसीएफ के जो ज़्यादा क्वेश्चन है इस पार्ट में एनसीएफ के सेलेक्टेड क्वेश्चन रहे, यानी एनसीएफ बल देता है रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, या सवाल हल करने पर। तो एनसीएफ 2005 किस चीज़ पर बल देता है? मैथमेटिक्स के संबंध में यदि हम बात करते हैं तो एनसीएफ बल देता है फ्रेंड्स, यानी कि करके सीखने पर। लैंग्वेज कोई भी हो, यहाँ पे मैथमेटिक्स यानी गणित की बात होगी, लैंग्वेज कोई भी हो, किसी भी भाषा से संबंधित एनसीएफ इस तरह से मानता है कि रटने यानी रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नकार देता है। एनसीएफ मानता है कि बच्चे करके सीखें, क्योंकि बच्चे खुद से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। इसके बच्चों को खुद से करने के लिए छोड़ देना चाहिए, बच्चे खुद से करके बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आज के लिए ये रहा लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15, मैथ्स पेडागोजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। ये सीरीज हम कर रहे थे फ्रेंड्स। यदि थोड़ी सी भी हेल्प इस सेशन से आपको मिलती है, ठीक है, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट के थ्रू अपने फीडबैक दे सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये सेशन अच्छा लगता है, आपकी समझ बेहतर बनती है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है। फ्रेंड्स, इससे पहले यानी कि पार्ट 1 में हमने एक क्वेश्चन किया था कि सबसे पहले हम वहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत करें, ठीक है, उदाहरण के थ्रू हम सॉल्यूशन पर जाएं, तो वो शिक्षण के किस उपागम यानी किस विधि पर बल देता है, ठीक। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है कि नियम से उदाहरण। यहाँ पे सबसे पहले हम नियम की तरफ जाते हैं, यानी नियम पर जा रहे हैं, यानी कि पहले बच्चे के लिए सूत्र दे दिए जाएँ, सूत्र रटा दिए जाएँ, ठीक है, या उसकी कोई भी एक टेक्निक है या एक तरीका है, सरल तरीका, ठीक है, सबसे पहले वो सिखाया जाए, उसकी तरफ हम किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर जाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि यह विधि शिक्षण के किस से संबंधित है, यानी कि आगमन विधि, ठीक, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, या फिर निगमन विधि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इस तरह की जो विधि रहेगी ये निगमन विधि रहेगी, कुल मिला के ये रहेगी डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा
तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि निगमन विधि। फ्रेंड्स यदि हम बात करते हैं हाँ, यदि हम बात करते हैं कि सबसे पहले यदि हम एग्जाम्पल प्रस्तुत करें किसी भी चीज़ के, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा यानी गणित से संबंधित किसी सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उससे संबंधित हम एग्जाम्पल, ठीक है, प्रस्तुत करते हैं या कोई भी कॉन्क्रीट अवस्था प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे जो रहेगा वो इंडक्टिव मेथड रहेगा, ठीक। इंडक्टिव को हम कहते हैं यानी कि आगमन विधि, ठीक है, वो आगमन विधि रहेगी। यदि हम सबसे पहले सूत्र रटा देते हैं, यानी कि सबसे पहले हम नियम रटा देते हैं, यानी कि उदाहरण ना प्रस्तुत करके सॉल्यूशन से पहले कोई भी नियम उससे संबंधित, ठीक है, नियम हो गया या सूत्र हो गया वो रटा देते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन पर जाते हैं, तो उस विधि, जब वो विधि जो काम करेगी उस विधि को हम करेंगे यानी कि डिडक्टिव मेथड, यानी इंडक्टिव मेथड फर्स्ट वाला होगा इंडक्टिव यानी कि आगमन विधि, एंड सेकंड यानी कि डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि हम नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो वो रहेगा यानी कि डी ऑप्शन डिडक्टिव मेथड। यदि हम सबसे पहले उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं तो वो रहेगा आगमन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी कि मैथ्स पेडागोजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2, इसमें हमने 15 क्वेश्चंस किए। इससे पहले यदि अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सीरीज़ अच्छी लगती है तो इसे लाइक करते रहें, लाइक के साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। ओके, तो ये रहा मैथ पेडागोजी का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेगा। इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।